हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 7 की पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन। इस पुस्तक का पाठ 8। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर बार की तरह इस बार भी हम जो है पिछले पाठ को रिवाइज़ करेंगे कि पिछले पाठ में हमने क्या क्या सीखा। तो पहले एक बार ये रिवाइज़ करते हैं कि पिछले पाठ 7 में हमने क्या क्या सीखा। तो पाठ 7 था समुद्र की गतियाँ, जिसमें हमने जो है विभिन्न प्रकार की, जैसे तरंगे हैं, ज्वार भाटा है, सुनामी है, इन सब की विभिन्न तरह की समुद्र की जो गतियाँ हैं उन सब के बारे में हमने जाना। महासागरीय जल धाराओं के बारे में हमने जाना, गल्फ स्ट्रीम की धारा है, और जो है इसके अतिरिक्त हमने और भी क्यूरोसियो की धारा, लेब्राडोर की धारा, क्यूराइल की धारा, इसमें जो है कुछ ठंडी और गर्म जल धाराएं हैं, उन सब के बारे में हमने देखा। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। सुनामी के बारे में भी हमने देखा, विस्तार से चर्चा की। जल चक्र किसे कहते हैं? तुर्की की वान झील विश्व की सबसे अधिक खारी झील है, ये भी हमने देखा। महासागर में औसत खारापन 35 भाग प्रति हज़ार होता है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने चर्चा की थी पिछले वीडियो में, आप प्ले लिस्ट में जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन, यानी विषुवत रेखीय प्रदेश। हम जिस परिवेश में रहते हैं वहाँ चारों ओर तरह तरह की वनस्पतियाँ, जीव जंतु, मिट्टी, जलवायु पाई जाती है। ये सभी हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। हम जानते हैं कि अपने देश में पर्याप्त प्राकृतिक विविधताएं पाई जाती हैं। ये विविधताएं हमें भूदृश्यों, प्राकृतिक वनस्पतियों, मौसमी दशाओं एवं भिन्न भिन्न प्रजाति के जीव जंतुओं आदि के रूप में दिखाई देती हैं। विभिन्न क्षेत्रों की ये प्राकृतिक विविधताएं वहाँ के अक्षांश, समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान, वर्षा, मिट्टी यानी मृदा आदि से प्रभावित होती हैं। वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि के दीर्घकालीन सम्मिलित रूप को जलवायु कहते हैं। ठीक है, जलवायु और मौसम अलग अलग हैं। यहाँ जलवायु की परिभाषा दी गई है। वर्षा, तापमान, आर्द्रता, वायुदाब आदि के दीर्घकालीन सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं? जलवायु। इस प्रकार जब किसी विस्तृत क्षेत्र में जलवायु, मृदा, वनस्पतियों में औसत एक रूपता पाई जाती है तो उसे प्राकृतिक प्रदेश कहते हैं। किसी प्राकृतिक प्रदेश में पर्यावरणीय भिन्नताएं बहुत कम होती हैं, जैसे दो अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों में ये भिन्नताएं जबकि दो अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों में ये भिन्नताएं बहुत अधिक होती हैं। प्राकृतिक प्रदेशों को विभाजित करने का मुख्य आधार वहाँ की जलवायु होती है, क्योंकि जलवायु ही किसी प्राकृतिक प्रदेश की मृदा, वनस्पतियों, जीव जंतु एवं मानव जनजीवन को सबसे अधिक प्रभावित करती हैं। ठीक है, आइए इनके विषय में जानें। पृथ्वी को विभिन्न ताप कटिबंधों में बांटा गया है। ये ताप कटिबंध जलवायु को प्रभावित करते हैं। इस कारण पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जलवायु की इस विविधता के आधार पर विश्व को निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। पहला है उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, और फिर दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, दूसरा शीतोष्ण हो गया, और तीसरा है शीत कटिबंधीय प्रदेश। ठीक है, तो इन 3 भागों में बांटा गया है। विश्व को प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। 3 प्राकृतिक प्रदेश हैं ये, उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय और शीत कटिबंधीय। अब इसको विभिन्न भागों में बांटा गया है। उष्ण कटिबंधीय में आते हैं विषुवत रेखीय प्रदेश, सवाना प्रदेश, मानसूनी प्रदेश, मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, फिर शीतोष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आते हैं भूमध्य सागरीय प्रदेश, घास के मैदान, मध्य अक्षांशीय मरुस्थल, पश्चिम यूरोप तुल्य प्रदेश, चीन तुल्य या सेंट लॉरेंस तुल्य प्रदेश। फिर आता है हमारा तीसरा भाग, इसमें आते हैं टुंड्रा प्रदेश और टैगा प्रदेश। ठीक है, ये टुंड्रा, टैगा और सवाना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में आगे हम विस्तार से भी देखेंगे। आगे है विषुवत रेखीय प्रदेश, इसके बारे में विस्तार से यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो पहले इसको देखते हैं। उष्ण कटिबंधीय प्रदेश का ये भाग है विषुवत रेखीय प्रदेश। आप मानचित्र, यहाँ ये जो मानचित्र है, चित्र 8.8 आगे आएगा, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, ये इस चित्र की बात की जा रही है, तो देखते हैं। आप मानचित्र पर विषुवतीय रेखीय वृत्त या भूमध्य रेखा पर 10 अंश उत्तर व 10 अंश दक्षिण अक्षांशों के बीच के भाग को देखिए। यहाँ पर विषुवत रेखीय प्रदेश का विस्तार है। कहाँ पर है देखते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो ब्लैक वाला है ये है विषुवत रेखीय प्रदेश। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विषुवत रेखीय प्रदेश का विस्तार है। इस प्रदेश के विषुवत वृत्त के निकट होने के कारण इसे विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। ठीक है, विषुवत रेखीय या भूमध्य रेखीय प्रदेश एक ही है। इस प्रदेश का विस्तार दक्षिणी अमेरिका की अमेजन घाटी व उत्तरी पश्चिमी तट, अफ्रीका की कांगो घाटी, मिनी तट व पूर्वी तट और एशिया के पूर्वी द्वीप समूह क्षेत्रों में है।
एटलस देखकर आप उन देशों का नाम अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखिए जहाँ विषुवत-रेखीय प्रदेश पाया जाता है। ठीक है, तो आप भी इसके माध्यम से अपने एटलस में आप देख करके उसका नाम लिखिए, तो आपको जो अधिगम होगा वो अस्थायी होगा। ठीक है, चूँकि बता दिया गया है यहाँ विषुवत रेखा भूमध्य रेखा के 10 अंश उत्तर और 10 अंश दक्षिण अक्षांशों के बीच में ये पाया जाता है, जैसा कि चित्र में भी आपने देखा। यहाँ देखिए, ये जो भूमध्य रेखा ये गई हुई है और इसी के 10 अंश ऊपर और 10 अंश नीचे, उत्तरी और दक्षिणी। ठीक है, ये दोनों अक्षांशों में पाया जाता है। आगे है जलवायु। यहाँ की जलवायु कैसी होती है देखते हैं। विषुवत-रेखीय प्रदेश में तापमान पूरे वर्ष अधिक और एक समान रहता है। इस क्षेत्र में वर्षा भी खूब होती है। यहाँ सुबह मौसम साफ रहता है व अच्छी धूप होती है और दोपहर बाद प्रतिदिन तेज वर्षा होती है। इस क्षेत्र में वायु शांत रहती है और अधिक ताप व नमी के कारण उमस होती है। इस प्रकार की जलवायु मानव के लिए अस्वास्थ्यकर एवं कष्टदायक है। क्रियाकलाप, आप विचार कीजिए, यदि आपके क्षेत्र में प्रतिदिन वर्षा हो और खूब गर्मी हो तो आपको कैसा लगेगा। ठीक है, इसके क्या परिणाम होंगे, बहुत सारी बीमारियां होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आप बता सकते हैं अधिक वर्षा और अधिक तापमान वाले इस क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति होती होगी। फिर दूसरा पॉइंट है, क्या किस प्रकार के जीव जंतु रहते होंगे और कैसे। फिर तीसरा है, यहाँ मानव जीवन कैसा होगा। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन है कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए बच्चों में इस तरह के क्वेश्चंस दिए। आगे है, आइए जानकारी करें। तो वनस्पति के बारे में अब दिया गया है, ये क्वेश्चन है और इन सब के आंसर आपको मिलेंगे आगे। वनस्पति कैसी होती है इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर अधिक गर्मी व वर्षा होने के कारण सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये वन सदैव हरे भरे रहते हैं तथा इतने घने व ऊंचे होते हैं कि सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुँच पाती हैं। यहाँ के वृक्षों के नीचे कई प्रकार की लताएँ, झाड़ियाँ, घास एवं जंगली फूल आदि उगते हैं। यहाँ की लताएँ वृक्षों को आपस में इस तरह लपेटे रहती हैं कि हाथी जैसा शक्तिशाली जानवर भी वनों में घुसते समय घबराता है। ठीक है, कहाँ की बात हो रही है, ये विषुवत-रेखीय प्रदेश की बात हो रही है, इसको आप ध्यान में रखें। ठीक है, विषुवत-रेखीय प्रदेश कहाँ से कहाँ तक पाया जाता है, 10 अंश उत्तर व 10 अंश दक्षिणी अक्षांश के बीच में पाया जाता है भूमध्य रेखा के। ठीक है, आगे है अगला पॉइंट। इस क्षेत्र में रबड़, सिनकोना, रोजवुड, ताड़, महोगनी, आबनूस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है। कौन से वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवा बनती है? सिनकोना, वृक्ष का नाम है सिनकोना। इसकी छाल से मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है। ठीक है, तो ये वनस्पति कहाँ पर मिलती है? विषुवत-रेखीय प्रदेश, जैसा कि हमने अभी बताया विषुवत-रेखीय प्रदेश की वनस्पति की यहाँ पे चर्चा हो रही है। और अभी हमने पीछे जो है यहाँ की जलवायु के बारे में बात की थी, एक बार फिर उसको दोहरा लेते हैं। जलवायु जो है यहाँ पूरे वर्ष जो है अधिक और एक समान तापमान रहता है। वर्षा खूब होती है, सुबह मौसम साफ रहता है और अच्छी धूप होती है और दोपहर बाद हर एक दिन प्रतिदिन तेज वर्षा होती है। ठीक है, और इस क्षेत्र में वायु जो है शांत रहती है। तो ये थी जलवायु। वनस्पति हमने देख लिया, सदाबहार वन पाए जाते हैं यहाँ पर और यहाँ के वृक्षों में मुख्यतः रबड़, सिनकोना, रोजवुड, ताड़, महोगनी, आबनूस पाए जाते हैं। ठीक है, आगे है, आप अपने आसपास पाए जाने वाले ऊंचे वृक्षों की सूची बनाइए। तो ये बच्चों से है चर्चा करने के लिए और ये एक प्रोजेक्ट कार्य के रूप में आप इसे दे सकते हैं। आगे है जीव जंतु, एनिमल्स के बारे में कि विषुवत-रेखीय प्रदेश में जीव जंतु किस प्रकार के होते हैं। तो इसके बारे में देखते हैं। आप जानते हैं कि विषुवत-रेखीय प्रदेश में बहुत घने वन पाए जाते हैं। यहाँ वनस्पतियों का भरा पूरा संसार है। इस कारण यहाँ बहुत अधिक संख्या में विविध प्रकार के जीव जंतु मिलते हैं। यहाँ पेड़ों पर रहने वाले मैट्रिल बंदर, चिंपैंजी, लंगूर, मकड़ा बंदर, गिलहरी बंदर, मॉनेट स्लॉथ, ठीक है, जहरीले सांप, छिपकली, मेढक, अजगर आदि, पानी में रहने वाले दरियाई घोड़ा, कैमन मगरमच्छ, एनाकोंडा सांप, घड़ियाल आदि एवं खुले वनों में रहने वाले जंगली भैंसे, हाथी, गोरिल्ला, गैलेपैगोस, ठीक है, गैलेपैगोस एक तरह का कछुआ है, ये कछुआ पाया जाता है आदि जानवर और बहुत बड़ी संख्या में पक्षी और कीड़े मकोड़े पाए जाते हैं। ठीक है, तो मुख्यतः जो है अगर हम देखें तो सभी प्रकार के जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। एनाकोंडा से लेके मकड़ा बंदर तक हर एक जानवर पाया जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इन वनों में पाई जाने वाली सीसी नामक मक्खी, ये जहरीली मक्खी होती है और इसके काटने से मनुष्य को नींद की बीमारी हो जाती है। ठीक है, तो ये था सीसी मक्खी के बारे में एक तथ्य। आगे है, यहाँ पर देखिए आपको चित्र में यहाँ दर्शाया गया है कि भूमध्य रेखा पर जो है ये भूमध्य रेखा है, आप देख सकते हैं ब्लू कलर की, और इस पर जो है विषुवत-रेखीय प्रदेश का विस्तार कितना है। तो आप देख सकते हैं
यहाँ पर 10 अंश उत्तर की ओर है और 10 अंश दक्षिणी अक्षांश की ओर है। यहाँ देखिए जो ब्लैक कलर है ये जो है विषुवत-रेखीय प्रदेश के विस्तार को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे है मानव जीवन के बारे में। विषुवत-रेखीय प्रदेश में मानव जीवन कैसा है उसके बारे में देखते हैं। अभी हमने वनस्पति के बारे में जाना, उससे पहले जलवायु के बारे में जाना और फिर अभी हमने पिछला लास्ट जीव जंतु के बारे में जाना। सभी प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। यहाँ देख सकते हैं आप एनाकोंडा को दर्शाया गया है। आगे है मानव जीवन। आप सोच रहे होंगे कि यह क्षेत्र तो वनस्पतियों एवं जीवों से भरा पूरा है, इसलिए यहाँ मानव का जीवन आसान व अच्छा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस क्षेत्र की नम व गर्म जलवायु स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। इस कारण यहाँ की जनसंख्या विरल और कम है। दक्षिणी अमेरिका में अमेजन तथा अफ्रीका में जायरे नदियों की घाटियों में कुछ आदिवासी जनजातियाँ निवास करती हैं, जिन्हें अमेजन घाटी में बोरो, जायरे घाटी में पिग्मी तथा मलाया में सेमांग कहा जाता है। ये लोग छोटे कद, काले रंग, मोटे ऊँट, घुंघराले बाल, चपटी नाक और छोटी आंखों वाले होते हैं। ठीक है, तो यहाँ के रहने वाले जो निवासी हैं, जनजातियाँ निवास करती हैं, तो इन जनजातियों के बारे में यहाँ पर विशेषता बताई गई है कि इनकी शरीर की बनावट जो है ये छोटे कद के होते हैं, काले रंग के होते हैं, मोटे ओठ होते हैं, इनके घुंघराले बाल, चपटी नाक और छोटी आंखों वाले होते हैं। और अमेजन घाटी में इन्हें बोरो नाम से जाना जाता है, जायरे घाटी में पिग्मी और मलाया में सेमांग। ठीक है, ये कुछ जनजातियां हैं जो अक्सर जो है एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं कि ये जो सेमांग जनजाति है ये किस जो है क्षेत्र की है, तो ये मलाया की है, अमेजन घाटी में बोरो। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे है आज के वैज्ञानिक युग में भी यहाँ की जीवन पद्धति प्रकृति प्रधान है। यहाँ के लोग मुख्यतः नदियों के किनारे बसते हैं, जिससे इन्हें पीने के पानी तथा जल मार्ग से आने जाने की सुविधा रहती है। ये पेड़ों पर मचान बनाकर लकड़ी व घास के घर बनाते हैं और इन्हीं घरों में निवास करते हैं। यहाँ के लोग भोजन मुख्यतः मांस पर आधारित हैं। यहाँ के लोगों का जो भोजन है वो मुख्यतः मांस ही होता है। ये लोग काफ़ी, मक्का, कोको, अनाज आदि की खेती भी करते हैं। पिग्मी लोग कमर से घुटने तक वृक्षों की छाल व पत्ते से शरीर को ढकते हैं, जैसा कि यहाँ दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। अमेजन तथा जायरे घाटी के लोगों का व्यवसाय क्या है, यहाँ दर्शाया गया है। शिकार है, जंगली पशुओं का शिकार, मछली पकड़ना। तो जंगली पशुओं का शिकार मांस और खाल व हड्डियों के लिए करते हैं, और मछली जो है मांस के लिए और तेल व चर्बी के लिए। ठीक है, आगे है वन वस्तु इकट्ठा करना भी इनका जो है व्यवसाय है। कंद, मूल, फल, केला आदि खाने के लिए इकट्ठा करते हैं, लकड़ी के लट्ठे मकान बनाने के लिए, तेल वाले ताड़ के फल, जड़ी बूटी, जंगली हाथी दांत, जानवरों की खाल, जंगली रबड़ का दूध, ये सब क्यों इकट्ठा करते हैं? इन वस्तुओं को बेचकर अपनी आवश्यकता की चीज़ें खरीदते हैं। तो ये है इनका व्यवसाय। आगे है चलती फिरती खेती। झूम खेती के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। तो ये जो है झूम खेती ही करते हैं। यहाँ झूम खेती क्या होती है कि पहले वो जो है आग लगा के ज़मीन को साफ़ करते हैं और फिर वहाँ पर बोते हैं। फिर जब वो भूमि उपजाऊ नहीं रह जाती तो उसको छोड़कर दूसरी जगह की भूमि को, यानी जंगल को काट देते हैं, या फिर जो भी वनस्पति होती है उसको काट के और फिर वो जो है उस पर खेती करते हैं। फिर जब वो उपजाऊ नहीं रह जाती तो उसको वैसे ही छोड़ देते हैं और फिर दूसरी जगह वो काट के ऐसे करते जाते हैं। तो इसे ही हम कहते हैं झूम खेती। देखिए यहाँ पर दिया गया है, जंगलों में आग लगाकर कुछ भूमि साफ करना, फिर साफ की गई भूमि पर खुरपी कुदाल से खेती करना, 4 या 6 वर्ष बाद भूमि का उपजाऊपन कम हो जाने पर दूसरी जगह की तलाश करना, फिर दूसरी जगह पर फिर भूमि साफ कर इसी प्रकार खेती करना, इसे ही झूम खेती कहते हैं। यहाँ देखिए पेड़ से रबर निकाल रहे हैं, ये भी इनका व्यवसाय है। आगे है दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में इंडोनेशिया का जावा द्वीप अन्य विषुवत-रेखीय क्षेत्रों से भिन्न है। इस द्वीप पर लावा मिट्टी के पाए जाने तथा तकनीकी विकास के कारण यहाँ के किसान वर्षों से खेती करते चले आ रहे हैं, इसलिए यहाँ अधिक जनसंख्या है। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में इंडोनेशिया जो है, इसका जावा द्वीप ये जो है इससे भिन्न है। विषुवत-रेखीय प्रदेश में भी विषुवत-रेखीय प्रदेश में ये भी आता है। आगे है विषुवत-रेखीय प्रदेश के लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने हेतु भी प्रयास किए जा रहे हैं। यह क्षेत्र खनिजों में धनी है। यहाँ के बॉक्साइट, निकेल, तांबा, टिन, तेल आदि खनिजों को निकालने के लिए मशीनें लगाई गई हैं। अनाज उगाने हेतु बड़े बड़े फार्म बनाए जा रहे हैं। इन सब के लिए जंगलों को काटा जा रहा है, जिससे पौधों व जीवों की अनेक प्रजातियाँ नष्ट होती जा रही हैं। यह स्थिति पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। आगे है और भी जानिए।
ब्राज़ील संसार के विश्वत-रेखी सदाबहार वनों का सबसे अधिक क्षेत्रफल और सबसे अधिक कहवा पैदा करने वाला देश है। ठीक है, ब्राज़ील ये जो है संसार का विश्वत-रेखी सदाबहार वनों का सबसे अधिक क्षेत्रफल है इसके पास, ब्राज़ील के पास, और ब्राज़ील जो है वो विश्व का सबसे अधिक कहवा पैदा करने वाला देश है। आगे है, गिनी तट को बीमारियों के कारण श्वेत निवासियों की कब्र कहा जाता है। ठीक है, श्वेत निवासियों की कब्र किसे कहा जाता है? गिनी तट को। इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो ये था पाठ 8। आगे हम आपके लिए लेकर आएंगे पाठ 9, जिसमें होगा प्राकृतिक प्रदेश एवं जनजीवन ही होगा, लेकिन उसमें सवाना प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। अभी हमने विश्वत-रेखी प्रदेश के बारे में जाना, यहाँ का जनजीवन और जीव जंतु, वनस्पति और जलवायु आदि के बारे में जाना, और अगले पाठ में, पाठ 9 में हम आपके लिए लेकर आएंगे सवाना प्रदेश की वनस्पति, जीव जंतु, मानव जीवन कैसा है, इन सब के बारे में हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तो उसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।